नेक्स्ट क्वेश्चन है वसीम जी का। वसीम जी पूछ रहे हैं हाउ एनएलपी हेल्प्स स्टूडेंट इन फेसिंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन। बिल्कुल, आइए इस चीज पे बात करते हैं। वसीम जी सेशन में भी हैं। वसीम जी, आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं कुछ अपने क्वेश्चन को, या आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं? हेलो सर मेरा क्वेश्चन एग्जामिनेशन के फोबिया और फियर के रिलेटेड है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडिया में हर साल 12,000 के करीब बच्चे जो हैं वो एग्जामिनेशन के फियर और फोबिया की वजह से सुसाइड कर लेते हैं। और एक सर्वे के मुताबिक इंडिया में हर 1 घंटे के बाद हम एक बच्चे को खो देते हैं एग्जामिनेशन के फियर और फोबिया की वजह से। और इंडिया में पॉलिटिशियंस और एजुकेशनिस्ट्स और साइकोलॉजिस्ट्स इस इशू को बड़ा सीरियसली ले रहे हैं। उन्होंने इसका बड़ा सीरियस नोट लिया है। और यहां तक कि इंडिया के जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं श्री मोदी जी, उन्होंने अपने रेडियो प्रोग्राम मन की बात में इस इशू के हवाले से कई एपिसोड्स में बात की है और बच्चों के साथ इस इशू को डिस्कस किया है। तो सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एनएलपी यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग किस तरह से हमारे बच्चों को हेल्प कर सकती है इस फोबिया और फियर को ओवरकम करने में, और किस तरह से एनएलपी हमें इस ग्रेव इशू को रिजॉल्व करने में हमारी हेल्प कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल वसीम जी, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत गहरा क्वेश्चन है, और इसके बारे में बात करना ज़रूरी भी है। समझने की कोशिश करते हैं कि एग्ज़ाम्स को लेके जो इस तरह की मिसहैपनिंग्स हो जाती हैं, ये क्यों हो जाती हैं? एग्ज़ैक्टली एग्ज़ाम को लेके लोग इतना ज़्यादा फ़ियर में क्यों होते हैं, या एग्ज़ाम के साथ इतना ज़्यादा एसोसिएट, इतना ज़्यादा कनेक्ट क्यों करते हैं, राइट? पहले हम रूट्स के बारे में बात कर लेते हैं, फिर सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो ज़रूरत है, वो हमेशा कहते हैं ना कि इफ़ यू वांट टू चेंज द फ्रूट्स, यू नीड टू वर्क एट द रूट्स। अगर आपको फल बदलने हैं, तो आपको जड़ों पे काम करना पड़ेगा, राइट? तो इसके लिए जो सबसे ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबल हैं, सबसे ज़्यादा जो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो हैं पेरेंट्स, राइट? क्योंकि एज़ अ पेरेंट हम बच्चों के माइंड में बचपन से ही एग्ज़ाम को एक ऐसा वर्ड बना देते हैं। और अभी मैं एनएलपी के अकॉर्डिंग भी बात करूँगा वसीम जी, फिर आप मुझे बताइएगा, जब मैं शेयर कर लूँगा तो आप मुझे बताइएगा कि क्योंकि आप ऑलरेडी टीचर हैं, तो आप इस बात को किस तरह से ले रहे हैं, या ये बातें कितनी रेलेवेंट हैं, तो समझने की कोशिश करते हैं इसको। कि जो पेरेंट्स हैं, वो बच्चे को किस तरीके से एग्ज़ाम वर्ड से इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे सपोज़ करो बच्चा खेल रहा है, तो वो उसको सीधे ये कहते हैं कि अच्छा, अभी तो बहुत मज़ा आ रहा है तुम्हें खेलने में, अभी तुम्हें पता है एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो बच्चे को ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम इज़ समथिंग टोटली अपोज़िट फ्रॉम जॉय या एंटरटेनमेंट या एन्जॉयमेंट। जो प्लेज़र वाली चीज़ें हैं, उससे कुछ टोटली अपोज़िट है। एग्ज़ाम कोई ऐसी चीज़ है जिसको कहते हैं ना हौवा है, कुछ ऐसा है, मतलब उसके साथ आप फ़ियर को कनेक्ट कर देते हैं। अगर मैं एनएलपी के टर्म्स में बात करूँ, तो आप ये समझिएगा कि जो हमारा माइंड है, वो कैसे लर्न करता है, वो चीज़ों को एंकर करके लर्न करता है। कुछ चीज़ें हमारे लिए नोन होती हैं, कुछ अननोन होती हैं। तो अननोन को हम समझते कैसे हैं? अननोन को हम किसी नोन की मदद से समझते हैं। जब भी हम किसी अननोन को समझते हैं, जैसा मैं एक एग्ज़ाम्पल में बता रहा था कि सपोज़ करिए कि वसीम जी, मैं आपको राहुल से मिलवाता हूँ, और मैं कहता हूँ कि वसीम जी, ये मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं राहुल। तो आप नेक्स्ट टाइम राहुल से मिलेंगे, तो आप राहुल को ऐसे देखेंगे, अच्छा, अच्छा, ओके, वेद जी ने मिलवाया था, तो ये राहुल हैं। लेकिन आप 1 बार 2 बार मिलने के बाद फिर आपको रेफरेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली आइडेंटिफ़ाई करेंगे कि ये राहुल हैं, या राहुल आ रहे हैं सामने से, राइट? इन द सेम वे बच्चा जो होता है, उसको एग्ज़ाम वर्ड पता नहीं होता, लेकिन उसको तेज़ आवाज़ पता है। उसको एम्फसाइज़ करके जब किसी चीज़ को बोला जा रहा है, किसी चीज़ को बहुत सीरियस टोन में या थ्रेटनिंग टोन में बोला जा रहा है, तो उसे वो चीज़ पता है, यानी कि वो उसके लिए नोन है। और उसके साथ आप किस वर्ड को यूज़ कर रहे हैं? आप एग्ज़ाम वर्ड को यूज़ कर रहे हैं, या पढ़ाई वर्ड को यूज़ कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाती हैं आपस में? ये दोनों आपस में एंकर हो जाती हैं, कनेक्ट हो जाती हैं। अच्छा, बहुत खेल रहे हो, पढ़ना नहीं है ना? अब क्या हो गया कि आपने कह दिया पढ़ना नहीं है ना, और उसका क्या हो गया कि पढ़ाई के साथ एक थ्रेटनिंग वाली चीज़ कनेक्ट हो गई, वो फीलिंग कनेक्ट हो गई। सेम इसी तरीके से एग्ज़ाम्स के साथ है, राइट? कि हाँ, अभी बहुत लापरवाही कर लो, अभी कर लो, टीवी देख लो, मोबाइल पे खेल लो, सब कर लो, अभी एग्ज़ाम आएगा ना, फिर पता चलेगा। अब आपने क्या किया कि एग्ज़ाम वर्ड के साथ अगेन थ्रेट को कनेक्ट कर दिया, फ़ियर को कनेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद जब लोग बातें करते हैं, तो बातें भी यही करते हैं कि पता है, तुम्हारा पूरा जो करियर है, पूरी ज़िंदगी है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि 10th और 12th में तुम्हारे मार्क्स कितने आए। जबकि ये बहुत बड़ा झूठ है। अगर सिर्फ 10th और 12th के मार्क्स कितने आए हैं, इसके अकॉर्डिंग ज़िंदगी में सक्सेस का लेवल आइडेंटिफ़ाई किया जाए, तो आप जाके चेक करके देख लीजिए और
रिसर्चेस इसके बारे में अवेलेबल हैं, आप चेक करके देख लीजिएगा कि इंटेलिजेंट लोग जो हैं वो अपनी जिंदगी में उतनी बड़ी सफलता कई बार नहीं क्रिएट कर पाते, या बहुत कम लोग क्रिएट कर पाते हैं इसके कंपैरिजन में जिन लोगों का ईक्यू यानी कि इमोशनल कोशेंट हाई होता है, जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, जो रिस्क टेकर्स होते हैं, जो नई चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिनका ग्रोथ माइंडसेट होता है, वो हमेशा ज्यादा सक्सेस क्रिएट करते हैं। तो सिर्फ मार्क्स ये नहीं बताते कि आप अपनी जिंदगी में कहाँ पहुंचेंगे, राइट? लेकिन लोगों ने क्या किया हुआ है कि पहले तो इस वर्ड को एक नेगेटिव अनरिसोर्सफुल स्टेट का एंकर बनाया हुआ है। एग्जाम के नाम से ही फियर क्रिएट हो जाता है, थ्रेट जैसा लगता है एग्जाम। पढ़ाई भी थ्रेट जैसी लगती है, जैसे पढ़ना कोई सजा हो। अभी बहुत खेल लिया ना, अब तुम्हें पढ़ने बैठना है 2 घंटे के लिए, और स्टूडेंट को लगता है कि मतलब 2 घंटे की पनिशमेंट है क्या पढ़ने के लिए बैठना है। तो सबसे ज्यादा जो इसका जो चैलेंज है, जो इशू है, वो रूट्स में है। और रूट्स में है कि हम एग्जाम को किस तरीके से सामने प्रेजेंट करते हैं, हम किस तरह से इसके बारे में बात करते हैं, राइट? हम इसे कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। एक्चुअली अभी तो बहुत सारी एजुकेशन में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन मेरा तो एजुकेशन सिस्टम के साथ शुरू से ही, वो कहते हैं ना, 36 का आंकड़ा रहा है, कॉन्फ्लिक्ट रहा है। क्योंकि मेरा फोकस कभी भी स्कोर करने पे नहीं रहा, मेरा हमेशा फोकस रहता था कि मैं लर्न कर लूं। एजुकेशन का मतलब है लर्निंग, एजुकेशन का मतलब मार्क्स नहीं होता, राइट? हाँ, आप अच्छी लर्निंग करेंगे और उस लर्निंग को आप रिप्रोड्यूस कर देंगे, आप प्रेजेंट भी कर देंगे, तो आप अच्छे मार्क्स लेके आएंगे और अच्छी बात है वो। लेकिन एजुकेशन का मतलब मार्क्स नहीं होता, एजुकेशन का मतलब लर्निंग होता है, राइट? और कई बार लोगों ने, पेरेंट्स ने बना दिया है कंपेयर कर करके। सबसे ज्यादा लोगों को क्या होता है, एक एक डिजीज है, चाइल्ड फर्स्ट पेरेंट फर्स्ट। यानी कि मेरा बेटा फर्स्ट आएगा तो इसका मतलब एज अ पेरेंट मैं फर्स्ट आ गया अपने क्लोज वंस में, राइट? बहुत सारे लोग हैं जो अपने बच्चों को हमेशा उनके कजन से, उनके रिलेटिव से कंपेयर करते रहते हैं। मैं आपको एक रियल इंसिडेंस बताता हूँ। जब आई थिंक क्लास 10th का एग्जाम था, यस 12th का एग्जाम था, 12th का एग्जाम था, 12th के एग्जाम की बात है। 12th का एग्जाम खत्म हुआ और मेरे साथ में जो और फ्रेंड्स रहते थे, उसमें एक लड़की थी, मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि आई डू नॉट नो कि ये कॉन्फ्रेंस कहाँ कहाँ तक जाती है। तो उनका कॉल आया मेरे पास कि, और रो रही थी बहुत बुरी तरीके से। तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, क्यों रो रही है। मैंने कहा क्या हुआ, मुझे लगा क्या हुआ, फेल वगैरह हो गई क्या कि रो रही है इतना ज्यादा। तो मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो बहुत रोते हुए बोली कि मेरे मार्क्स बहुत खराब आए हैं। मैंने कहा कितने मार्क्स आए हैं, क्या हो गया, कितने मार्क्स आ गए तुम्हारे, कोई पेपर में बैक आ गई है, दैट मीन्स कंपार्टमेंट आ गया है, क्या हो गया है? नहीं, मेरे 84% मार्क्स आए हैं। मैंने कहा 84, ये 48 का रिवर्स है, यानी कि पास तो आप ऑलरेडी कब के हो चुके हो, तो रोने की क्या बात है? तो बोली नहीं, मेरे पापा को बहुत बुरा लगेगा क्योंकि मेरी कजन के 86% आए हैं। और उसके बाद उसने बोला कि मैं घर नहीं जाऊंगी, राइट? तो मैंने बोला तुम हो कहाँ अभी, मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ हो अभी। तो उसने बोला बनारस में एक मंदिर है, संकट मोचन मंदिर। उसने बोला कि मैं संकट मोचन मंदिर में हूँ। तो मैंने कहा वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ, राइट? मैंने उसको वहां पे बोला, फिर मैं वहां गया उसके पास, और वो फूट फूट के रोए जा रही। तो पहले मैंने जाके उसको कंसोल किया, फिर उसके बाद वो घर जाने को तैयार नहीं है। फिर मैंने, और अगल बगल के लोग आके देख रहे हैं कि ये लड़की क्यों रो रही है और ये लड़का क्यों चुप करा रहा है। राइट? उन्हें कुछ दूसरा ही मैसेज जा रहा होगा, हो सकता है। फिर मैंने उसके पापा को फ़ोन किया, फिर मैंने उसके पापा को समझाया कि अंकल इसके रिज़ल्ट आए हैं और रिज़ल्ट में इसके इतने परसेंट मार्क्स हैं और ये बहुत ज़्यादा रो रही है और यहाँ पे संकट मोचन में है, और ये कह रही थी मैं घर नहीं जाऊँगी, लेकिन मैं यहाँ पे हूँ, आप आ जाइए, फिर आप इसको लेके जाइए क्योंकि अभी इसकी स्टेट मुझे ठीक नहीं नज़र आ रही है, राइट? तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारे मार्क्स कितने आए हैं? तो मैंने अपने मार्क्स बताए जो उससे बहुत ही ज़्यादा कम थे, राइट? तो फिर बोले तब वो क्यों रो रही है? तो मैंने कहा मेरे लिए नहीं रो रही कि मेरे कम आए हैं और उसके ज़्यादा आ गए। मेरे से कंपेयर नहीं कर रही, वो अपनी किसी कज़न से कंपेयर कर रही, राइट? तो बोले ठीक है, आप रुको बेटा, मैं आता हूँ। फिर वो आए और फिर उसको समझा-बुझा के घर लेके गए। तो आप सोचो कि चैलेंज क्या है? 84% मार्क्स खराब मार्क्स नहीं होते, राइट? अच्छे मार्क्स होते हैं। लेकिन वो रो क्यों रही है? क्योंकि कज़न के 86% आ गए। और उसका स्टेटमेंट सुनो, अगर उस पर्टिकुलर टाइम पे वहाँ पे कोई नहीं होता, उसको समझाने वाला, उसको हैंडल करने वाला, तो हो सकता है 84% मार्क्स पाने वाली लड़की सुसाइड कर लेती, हू नोज़, राइट? तो आज के टाइम पे वो डॉक्टर है। तो
वही मैं कह रहा हूँ कि हम इस चीज को, इस कंपैरिजन को इतना ज्यादा इंटीग्रेट कर चुके हैं, हमेशा कंपेयर करते हैं। मैं कहता हूँ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है वो ये है कि हम स्टूडेंट्स को कि वो कितना काबिल है इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, इसके अकॉर्डिंग जज करते हैं कि उसके मार्क्स कितने आए हैं, और एक ग्रोन अप को इसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि वो पैसे कितने कमाता है। और ये दोनों ही कितने गलत तरीके हैं जज करने के। आप एक पर्सन को पर्सन की तरह नहीं देख रहे, आप उसकी वैल्यूज नहीं देख रहे, आप उसका कैरेक्टर नहीं देख रहे, आप उसके अंदर क्या अच्छाइयां हैं आप वो नहीं देख रहे, उसका इंटरेस्ट किन चीजों में है, वो लर्नेबल है या नहीं है, ये सारी चीजें आप नहीं देख रहे। आप सिर्फ ये देख रहे हैं कि उसके मार्क्स कितने आए हैं, वो मार्क्स का लेके क्या करना है, राइट। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मार्क्स स्कोर मत करो, मार्क्स स्कोर करो। और मार्क्स क्यों पहले खराब आते थे अच्छे स्टूडेंट्स के भी, उसके दो बहुत बड़े रीजन। सबसे बड़ा एक रीजन कि लोगों को लर्निंग मेथड नहीं सिखाया जाता। मैं अपनी बात बताता हूँ, मेरे जैसा स्टूडेंट, मैं अच्छा स्टूडेंट था, मार्क्स वाइज नहीं, लर्निंग वाइज। मैं हमेशा सीखना समझना पसंद करता था, मुझे चीजें जाननी अच्छी लगती थी, मैं लर्न करना पसंद करता था। मेरे मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आते थे क्योंकि मुझे रट के एग्जाम देना पसंद नहीं था। मुझे लगता था कोई बात मुझे समझ आ जाए, मैं उसे अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करके लिख दूं, दिस इज द बेस्ट वे, राइट। लेकिन कई बार हमारे पास उतना टाइम नहीं होता, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, इतनी सारी चीजें हैं, और ना इतना इंक्लिनेशन होता है कई बार टीचर्स का भी। मैं सबको नहीं कह रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कई बार वो भी नहीं होता, उन्हें भी अपना कोर्स पूरा करना होता है, उन्हें अपना सिलेबस पूरा करना होता है। आपको समझ में आया या नहीं आया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके ऊपर भी स्कूल का प्रेशर है, मैनेजमेंट का प्रेशर है, राइट। और वो हर पर्सन की, हर इंडिविजुअल चाइल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ले सकते। तो सबसे पहली चीज क्या है कि लोगों को लर्निंग मेथड नहीं सिखाया जाता, उन्हें सिखाया जाता है कि रट के ही याद किया जा सकता है। जबकि साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि रोट मेथड इज द पुअरेस्ट मेथड ऑफ लर्निंग। सबसे बुरा अगर कोई मेथड है याद करने का तो वह रट के याद करना। एक्चुअली आपको मेमोरी टेक्निक्स को यूज करना चाहिए, आपको लिंक बनाने चाहिए, क्रिएटिव विजुअलाइजेशंस करने चाहिए, माइंड मैप्स यूज करने चाहिए, निमोनिक्स यूज करने चाहिए। क्योंकि आप किसी इंफॉर्मेशन को अच्छे से समझ गए हैं और उसके बाद जो आपके पास चीज आती है वो आती है उसकी मेमोराइजेशन। तो मेमोराइजेशन के लिए मेमोराइजेशन टेक्निक्स यूज करने की जरूरत है, वो सीखने की जरूरत है। तो सबसे बड़ी चीज पहली ये मिसिंग है स्कूलों में। स्कूलों में पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, लेकिन उसको याद कैसे रखना है ये नहीं सिखाया जाता। और आपको ये सिखाना पड़ेगा अगर आप सच में चीजों को चेंज करना चाहते हैं, अगर आप स्टूडेंट के ऊपर से वाकई में प्रेशर को कम करना चाहते हैं। मैंने एक सेमिनार लिया था, मैंने उस सेमिनार में लोगों से पूछा कि आप मुझे एक बात बताओ, स्टूडेंट्स थे वहां पे, मैंने पूछा आपको चीजों को समझने में ज्यादा टाइम लगता है या उन्हें रट के याद करने में ज्यादा टाइम लगता है? क्या जवाब होगा? उनका आंसर था रट के याद करने में ज्यादा समय लगता है। तो वो जिस चीज को 1 घंटे में समझ चुके हैं, आधे घंटे में समझ चुके हैं, उसको रट के याद करने में और याद रखने में उन्हें 4 घंटे लगाने पड़ रहे हैं और बार बार रिवाइज करना पड़ रहा है। क्योंकि पुराना कन्वेंशनल मेथड हमें बताता है कि अगर आप दिन के एंड तक नहीं रिवाइज करते तो आप इतने परसेंट भूल जाते हैं, फिर एक वीक के अंदर नहीं रिवाइज करते तो इतने परसेंट भूल जाते हैं। ये सारी बेवकूफ़ी भरी बातें हैं। अगर आपके पास अच्छी लर्निंग स्ट्रैटेजी है तो आप किसी चीज को एक बार याद करेंगे और सारी जिंदगी याद रहेगी, या आप कभी रिपीट कर लेंगे तो हो जाएगा। मैं जब मेमोरी टेक्निक्स पे काम करता था तो मैंने पीरियोडिक टेबल का डेमो तैयार किया था, यानी कि 1 से लेके 100 तक कोई भी एलिमेंट आप बोलेंगे, मैं यूं बता दूंगा कि वो एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है। और मुझे इसके पहले जब मैं खुद स्कूल में था तो मुझे रट के याद करना पड़ा था, क्योंकि उस समय कहा गया था कि 1 to 30 तक आपको याद होना चाहिए, उससे ज्यादा होगा तो एग्जामिनेशन में लिख के आएगा। तो मैं याद करता था हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। अब किसी ने पूछ लिया एल्यूमिनियम का कितना है, तो काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। तो आप सोचिए कि वो कितना पुअरेस्ट मेथड ऑफ लर्निंग है। जबकि अगर मेमोरी टेक्निक से वो करते हैं तो वो यूं याद आ जाता है। लेकिन एक बार मेमोरी टेक्निक्स को सीखना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा, उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा कि हम सीखने की आदत ही ऐसी बना लें कि हम मेमोरी टेक्निक्स के थ्रू सीखें। ये पहली चीज। दूसरी जो चीज है वो ये है कि एग्जामिनेशन, अगर आपको ये वर्ड या ये सिचुएशन आपको अनरिसोर्सफुल स्टेट में लेके जाती है, दैट मीन्स स्टूडेंट को अनरिसोर्सफुल स्टेट में लेके जा रही है, तो जो चीजें उसे आती भी हैं वो भी उसे एग्जाम में याद नहीं आएंगी, वो उसे भूल जाएगा। जैसे मैं कई बार कहता हूं कि अगर सपोज करिए कि आप एक नए रूम में जा रहे हैं, जिस रूम से आप फैमिलियर नहीं है, उसमें लाइट ऑन है और आप वहां पे जाके किसी टेबल पे की रख देते हैं। अब आपको दोबारा उसी रूम में जाना है, की को लेके आना है, लेकिन इस बार उस रूम में पिच ब्लैक अंधेरा है, यानी कि डार्क है रूम, वहां पे उजाला नहीं है। तो क्या आपको चाबी आसानी से मिलेगी, आप ढूंढ पाएंगे? आंसर होगा नहीं। सेम यही तो होता है पढ़ाई के टाइम पे, जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आप लर्निंग स्टेट में पढ़ रहे हैं, लेकिन जब आप रिकॉल कर रहे हैं तो आप स्ट्रेसफुल स्टेट में रिकॉल कर रहे हैं। स्टेट बदल गई, पहले उजाला था अभी अंधेरा है, तो कैसे मिलेंगे आंसर्स? तो जहां पे भी वीक लिंक्स होंगे, जो चीजें बहुत ज्यादा तैयार नहीं, वो चीजें आप भूलने लगेंगे।
और अल्टीमेटली ये क्या क्रिएट करेगी, ये स्ट्रेस क्रिएट करेगी, प्लस एग्जाम को आपने पैरामीटर बना दिया लोगों को चेक करने का। तो उसके बाद क्या होगा आपको मालूम है? वर्जीनिया सटायर जो है, वर्जीनिया सटायर जो एनएलपी को डेवलप जब किया गया था, तो रिचर्ड बैंडलर, जॉन ग्रिंडर ने 3 लोगों को स्टडी किया था। फिट्ज पर्ल्स को, जो गेस्टॉल्ट थेरेपी के क्रिएटर थे, वर्जीनिया सटायर को, जो फैमिली थेरेपिस्ट की मदर मानी जाती हैं, और मिल्टन एरिक्सन को, जो हिप्नोथेरेपिस्ट थे। वर्जीनिया सटायर ने एक बार रिचर्ड बैंडलर से पूछा कि व्हाट डू यू थिंक रिचर्ड, व्हाट इज द बेसिक इंस्टिंक्ट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, यानी कि एक ह्यूमन बीइंग की बेसिक इंस्टिंक्ट क्या होती है? तो रिचर्ड बैंडलर ने जैसा हमेशा सुना था, उन्होंने तुरंत कहा सर्वाइवल। तो वर्जीनिया सटायर मुस्कुराती हैं और कहती हैं नो, इट इज टू कीप थिंग्स फैमिलियर, यानी कि सर्वाइवल से भी ज्यादा जो बेसिक इंस्टिंक्ट है एक ह्यूमन का, वो है चीजों को फैमिलियर रखना। यानी कि आज एक बच्चा ठीक ठाक अपनी एक इमेज रख रहा है, लेकिन उसको सब लोग एक अच्छा बच्चा मानते हैं, लेकिन आज उसके एग्जाम में मार्क्स अच्छे नहीं आने वाले, उसको अपना एग्जाम देके पता चल गया कि मेरे मार्क्स शायद उतने अच्छे नहीं आएंगे, परफॉर्मेंस मेरा उतना अच्छा नहीं रहा, जो भी रीजन रहा हो। तो अब चीजें उसके लिए फैमिलियर नहीं रह जाएंगी, जो उसकी इमेज थी वो इमेज वो नहीं रह जाएगी, वो ब्रेक हो जाएगी, राइट? तो वो क्या चूज करता है? कई बार लाइफ को खत्म करना चूज करता है, क्योंकि बेसिक इंस्टिंक्ट अगर सर्वाइवल होता तो लोग सुसाइड नहीं करते। बेसिक इंस्टिंक्ट कई बार होता है चीजों को फैमिलियर रखना, यानी जिंदगी जैसी चल रही थी अगर वैसी नहीं चल रही है, चीजें फैमिलियर नहीं है, तो इंसान स्ट्रेंज डिसीजन ले लेता है, एक ऐसा टफ डिसीजन ले लेता है जिंदगी को खत्म कर, राइट? तो ये चीजें हमें समझनी पड़ेंगी, और इसके अकॉर्डिंग हमें एक, वो बोलते हैं ना, नई जनरेशन को बिल्ड करना पड़ेगा। ये थॉट प्रोसेस पहले खुद के अंदर बदलना होगा। जब तक हम खुद एग्जाम को उसी तरीके से देखेंगे, पढ़ाई को हम उसी तरीके से देखेंगे, तब तक चीजें बदलने वाली नहीं है। जब तक हम लोगों को टैग करेंगे उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से। कई बार लोग कहते हैं सर मुझे ये पढ़ाई करनी है, मैं पूछता हूँ क्यों? तो कहते हैं उसके बाद मेरे नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा, या मेरे उसके बाद ये हो जाएगा। वो चाहिए क्यों? सर उससे मेरी रिस्पेक्ट ज्यादा होगी, राइट? तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो जो उपाधि है वो लेना गलत बात है, जरूर लें, बहुत अच्छी बात है। अगर आपके प्रोफेशन में वो आपके काम आ रही है, अगर आपने सपोज करो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, लेकिन अब आप पीएचडी भी कर लेते हैं, तो आपको ज्यादा बेहतर जॉब में ऑप्शन मिलेगा, तो बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए। लेकिन आप ये सोचिए कि वो टैग के लिए करना है, ऐसा नहीं है। आप लर्न करने के लिए करिए, आप ग्रो करने के लिए करिए, आप अपने आप को ज्यादा एजुकेट करने के लिए करिए, सीखने के लिए करिए। आज अगर एलॉन मस्क को देखें, तो एलॉन मस्क के पास कौन सी डिग्री होगी? मुझे नहीं लगता कि उनके पास कोई रॉकेट इंजीनियरिंग की डिग्री होगी, लेकिन आज वो एक कंपनी रन कर, राइट? तो ये समझने की जरूरत है कि अगर हम चीजों को देखने का नजरिया नहीं बदलेंगे, तो चीजें लॉन्ग रन में नहीं बदलेंगी। तो दिस इज व्हाट आई फील, दिस इज व्हाट आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है। और फिर उसके बाद है कि हमें ये बात अगर हम पेरेंट्स तक पहुंचा सकें, जैसे मैं कोशिश करूंगा कि ये जो वीडियो है इसको मैं क्लिप करूं और यूट्यूब पे शेयर करूं, चाहे अगर लोगों को अच्छी लगे, लोगों को ये बातें रेलिवेंट लगे जो मैं कह रहा हूं, तो लोग इसे और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। आई डू नॉट नो, मैं इंटरटेनिंग वे में शायद बातें नहीं करता, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कॉन्ट्रीब्यूटिंग वे में बातें करने की। अगर ये बातें वैल्यू की लगें, तो आप इसे लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों तक पहुंचे और कुछ लोग एक नए तरीके से देखना शुरू करें चीजों को, राइट? सो ये समझने की जरूरत है कि लोग क्या हैं। दैट मीन्स एक स्टूडेंट कितना सक्सेसफुल है या कितना अच्छा स्टूडेंट है, ये सिर्फ उसके मार्क्स से पता नहीं चलता। हो सकता है किसी के मार्क्स बहुत अच्छे आते हों, लेकिन वो टीचर्स के रिस्पेक्ट नहीं करता, वो अपने फ्रेंड्स को रिस्पेक्ट नहीं करता, वैल्यू नहीं करता, उनके साथ उसके कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, वो हमेशा ईगो में रहता है। मार्क्स लेके वो क्या करेगा जिंदगी में, या उसके मार्क्स के होने का क्या फायदा है जिंदगी में? या कोई आईआईटीएन है, लेकिन वो स्ट्रेस में आके सुसाइड कर लेता है, तो उसकी उस पढ़ाई का क्या फायदा हुआ जिंदगी में, राइट? तो ये समझने की जरूरत है, इस तरह से चीजें चेंज होंगी। अब होता एक चैलेंज ये है कि कई पेरेंट्स होते हैं जो इन बातों को नहीं समझते, राइट? वो सारी चीजों के बावजूद, वो ये देखने के बावजूद, जैसा आप बता रहे थे कि हर 1 घंटे में एक सुसाइड हो जाता है, उसके बावजूद भी वो अपने बच्चे पे उतना ही प्रेशर क्रिएट करते रहते हैं, उन्हें समझ नहीं आता। तो वहां पे हम स्टूडेंट्स को पावरफुल बना सकते हैं कि आपकी लाइफ के लिए जो जरूरी है वो ये है कि आप चीजों को समझो, आप अपने आप को एजुकेट करो, आप चीजों को लर्न करो, राइट? आप ग्रो करो। आपके मार्क्स कम है या ज्यादा है, वो लॉन्ग रन में बहुत ज्यादा फर्क क्रिएट करने वाले नहीं है। आज हम में से किसके 5th 6th 7th 8th क्लास 10th क्लास, शायद 10th और 12th के मार्क्स लोगों को याद रहते हैं, लेकिन
अगर उसे छोड़ दें तो किस क्लास के मार्क्स हमें याद हैं? बहुत रेयरली लोगों को याद होंगे, लेकिन जिस समय आप उस क्लास में थे, सोचिए कितना प्रेशर था आपके ऊपर। तो इन चीज़ों को समझना है, स्टूडेंट को ये बात बतानी है कि आपको अपनी ज़िंदगी में एक्चुअली सक्सेस क्रिएट करनी है, रिजल्ट्स क्रिएट करने हैं, और सबसे बड़ा रिजल्ट क्या है कि आप एक अच्छी ज़िंदगी जिएँ, वो रिजल्ट आपको क्रिएट करना है। अगर आप वो रिजल्ट नहीं क्रिएट कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें मीनिंगलेस हो जाएँगी। आप किसी बच्चे से पूछो जो सुसाइड करने के बारे में सोचते हैं, आप बोलो कि बेटा एक बात बताओ मुझे, सोच के बताओ कि आपके मार्क्स कम हैं लेकिन आप दुनिया में हो, आपके पेरेंट्स को वो अच्छा लगेगा, या आप दुनिया से चले गए हो और आपके मार्क्स कम थे, आपके पेरेंट्स को ये अच्छा लगेगा? कौन-सा ऑप्शन उन्हें अच्छा लगेगा? वो क्या देखना चाहेंगे जब घर लौटेंगे तो? जब आप बोर्ड के एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट देखने के लिए गए हो, आज तो मोबाइल पे लोग देख लेते हैं, लेकिन जब आप रिज़ल्ट देखने गए हो और पेरेंट्स वेट कर रहे हैं मेरा बेटा वापस आएगा या मेरी बेटी वापस आएगी, अगर आप ना वापस आओ क्योंकि आपके मार्क्स कम थे, तो आपने क्या किया है? आपने आपके पेरेंट्स सारी ज़िंदगी शायद वो इस रिग्रेट में रहने वाले हैं कि काश हमने अपने बच्चे के ऊपर एग्ज़ाम का या मार्क्स का इतना प्रेशर नहीं बनाया होता, आज वो दुनिया में होता, राइट? अगर उन्हें ये बात नहीं समझ आ रही तो एटलीस्ट आप समझ सकते हो, आप अपनी लाइफ़ के लिए ज़्यादा बेहतर डिसीज़न ले सकते हो। तो ये सारी चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। जैसा मैंने बोला एनएलपी को आपको यूज़ करने की ज़रूरत है, एक स्टूडेंट को वो प्रिपरेशन देने के लिए कि वो जब एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करे या पढ़ाई करे, तो वो पढ़ने के लिए पढ़े, लर्निंग के लिए पढ़े। वो लर्न करने में जैसा मैंने बोला कि 1 आवर लगता है और मेमोराइज़ करने में 4 आवर्स लगते हैं। तो उसका फ़ोकस लर्निंग पे हो, वो अपनी लैंग्वेज डेवलप कर सके। क्योंकि जब आप अपनी लैंग्वेज डेवलप कर लेते हैं, तो आप अपने मन के अंदर की चीज़ों को लिख सकते हैं। आप लिख के उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। हो सकता है वो वर्ड टू वर्ड वैसा ना हो जैसा आपके टीचर ने बताया है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हो सकता है कि जिसने इसे वर्ड टू वर्ड सेम लिखा है, उसके 2-4 मार्क्स ज़्यादा आ जाएँ, आपके 2-4 कम आ जाएँ, लेकिन आपके पास लैंग्वेज तो है एक्सप्रेस करने के लिए, एंड इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, राइट? सो दिस इज़ व्हाट आई फ़ील। तो इस वे में काम करना चाहिए और एग्ज़ाम को डी एंकर कर लेना चाहिए। एग्ज़ामिनेशन के लिए सर्कल ऑफ कॉन्फिडेंस कर के अपने आप को विज़ुअलाइज़ करना चाहिए कि आप एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं और आप बहुत अच्छे से उस हॉल में हैं, आप बहुत अच्छे से परफ़ॉर्म कर रहे हैं। मैं हमेशा स्टूडेंट को ये विज़ुअलाइज़ेशन बताता हूँ कि आप विज़ुअलाइज़ करिए कि एग्ज़ाम का टाइम खत्म होने से पहले, बेल लगने से पहले आप अपने पेपर को कंप्लीट कर चुके हैं, उसे क्रॉस चेक कर चुके हैं, उसे क्लोज़ कर रहे हैं और आप टीचर को हैंड ओवर कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि आप ज़्यादा बेहतर उस सिचुएशन में, उस प्रोबेबिलिटी में चले जाते हैं, जहाँ पे आप टाइमली अपने एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से कवर कर लें, कंप्लीट कर लें, राइट? सो दिस इज़ व्हाट आई फील वसीम जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। काफ़ी डीपली आपने इस पर बात की है, बहुत अच्छा लगा।